So today we are going to discuss about the blood, चैप्टर नंबर 7 जीपी फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है। आज हम ब्लड के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड फंक्शंस। कंप्लीट चैप्टर आज हम ज़रा इसका डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है। ब्लड बेसिकली हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म होती है इन फ्लूइड फॉर्म। इसे हम फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ कंसिडर करते हैं। फ्लूइड ऑफ लाइफ हम इसको क्यों कंसिडर करते हैं? बेसिकली ये ऑक्सीजन को लंग्स में से, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके जब ये लंग्स को ऑक्सीजन में से कैरी करेगा देन इट इज़ कॉल्ड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाता है और बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक वापस लेकर आता है, इसलिए हम इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। हम इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स में से उन्हें लेता है, हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड में से पिक करता है और डिफरेंट टारगेटेड टिश्यूज़ या टारगेटेड पार्ट्स तक पहुंचा देता है। उसके अलावा हम इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं बिकॉज ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट एनी डिजीज़ और गेट ट्रीट करता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स और अनवांटेड सब्सटेंस को, ट्रांसपोर्टिंग देम टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी। सो बेसिकली इनको हम ये 3 नाम देते हैं, 3 नामों के ज़रिए कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर हम ब्लड की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं तो ब्लड हमारे पास रेड इन कलर होता है। आर्टीरियल ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास होता है वो हमारे पास स्कारलेट रेड होता है क्योंकि इट कंटेन अ मोर ऑक्सीजन, एंड जो हमारे पास वेनस ब्लड होता है वो हमारे पास पर्पल रेड होता है बिकॉज इट कंटेन अ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ब्लड का वॉल्यूम देख लेते हैं तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे पास होता है नॉर्मल अडल्ट के अंदर 5 लीटर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 450 ml होता है और ये 450 ml जो रहता है ना बेबी की ग्रोथ के साथ साथ जो है ना 5 लीटर तक हो जाता है। फीमेल्स के अंदर 4.5 लीटर तक ब्लड होता है। अगर हम ब्लड की पीएच देख लेते हैं तो ब्लड हमारे पास स्लाइटली अल्कलाइन होता है और इसकी पीएच हमारे पास 7.4 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेते हैं तो टोटल ब्लड की ग्रेविटी जो है वो हमारे पास 1.0522 टू 1.061 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल अगर देखते हैं तो हमारे पास 1.092 टू 1.101 होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा अगर हम देखते हैं तो 1.022 टू 1.026 होती है। बेसिकली ब्लड जो है ना हमारे पास 2 पार्ट से मिलकर बन रहा होता है, ब्लड सेल्स से और प्लाज्मा से, इसलिए उन्होंने टोटल ब्लड की ग्रेविटी बताई है, फिर ब्लड सेल्स की ग्रेविटी बताई है और फिर प्लाज्मा की ग्रेविटी बताई है। उसके अलावा अगर हम इसकी विस्कोसिटी देख लेते हैं तो ब्लड हमारे पास 5 टाइम्स मोर विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये इस वजह से इतना विस्कस होता है क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा मौजूद होते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड कंटेन द ब्लड सेल विच आर कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट, और लिक्विड पोर्शन उसमें होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा को अगर हम देख लेते हैं तो प्लाज्मा में 92 to 93% वाटर होता है, 7 to 8% सॉलिड होता है और कुछ अमाउंट में गैसेस मौजूद होती हैं। अब जो हमारे पास सॉलिड 7 to 8% होता है उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं सच एज प्लाज्मा प्रोटीन, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इंटरनल सिक्रीशंस, एंजाइम्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सारे हमारे पास सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, आयोडाइड, मैग्नीशियम, आयरन, बाइकार्ब, कॉपर ये आ जाएंगे। और गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन होगी। ब्लड सेल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम रिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट सेल्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। हेमेटोक्रिट वैल्यू, बेसिकली अगर हम ब्लड को हेमेटोक्रिट ट्यूब के अंदर कलेक्ट करते हैं अलोंग विथ सूटेबल एंटीकोगुलेंट और इसको सेंट्रीफ्यूगली एट द स्पीड ऑफ 3000 RPM, तो रेड ब्लड सेल्स वो ट्यूब के अंदर जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो प्लाज्मा है वो ट्यूब के अपर पोर्शन में जो है ना फ्लोट होता हुआ हमें नजर आएगा। बेसिकली प्लाज्मा जो है वो 55% प्रेजेंट होता है और रेड ब्लड सेल जो है वो 45% प्रेजेंट होते हैं। रेस्ट ऑफ द 1% जो है वो हमारे पास वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट सेल्स होते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल होता है वो हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जिसे हम हेमेटोक्रिट वैल्यू या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। अक्सर लैब्स वगैरह में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा हेमेटोक्रिट या फिर PCV देखना होता है हमने। प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल के दरमियान में एक थिन लेयर होती है जिसे हम वाइट बफी कोट कहते हैं। वाइट बफी कोट बेसिकली हमारे पास एग्रीगेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट होते हैं जो 1% प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा हमारे पास स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड पार्ट है ब्लड का। बेसिकली ये वही इसकी कंपोजिशन मैंने आपको जैसे पहले बताई है कि 91 to 92% वाटर मौजूद है, 8
to 9% जो है सॉलिड होते हैं। सॉलिड हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब सीरम हमारे पास क्या होता है, सीरम और प्लाज्मा के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट होता है। सीरम बेसिकली हमारे पास क्लियर स्ट्रोक कलर्ड फ्लूइड ही होता है डेट ओजिस फ्रॉम द ब्लड क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट में से बह के निकल रहा होता है। अब इसका एक प्रोसेस होता है व्हेन द ब्लड इज शेड और कलेक्टेड इन द कंटेनर इट क्लॉट। जब भी हम ब्लड को कंटेनर में इकट्ठा करते हैं तो ये क्लॉट हो जाता है। अब इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा होता है, फिब्रिनोजिन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन के अंदर, और ब्लड सेल जो होते हैं ना इस फिब्रिन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट बना देते हैं। 45 मिनट्स के राउंड अबाउट क्या होता है कि सीरम इसके अंदर से बह के बाहर निकल आता है, ब्लड क्लॉट में से बह के बाहर निकल आता है। अगर हम क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सीरम हमारे पास सेपरेट किया जाता है ब्लड सेल्स में से और क्लॉटिंग एलिमेंट बाय सेंट्रीफ्यूजिंग। वॉल्यूम ऑफ सीरम भी हमारे पास सेम एज इट इज़ 55% होता है। सीरम के अंदर और प्लाज्मा के अंदर मतलब हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा कि ये प्लाज्मा है ये सीरम है, तो एक मेन डिफरेंस इसके अंदर होता है कि प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजिन प्रेजेंट होती है और सीरम के अंदर फिब्रिनोजिन प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि सीरम की जो फिब्रिनोजिन है वो कन्वर्ट हो गई है फिब्रिन के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से फिब्रिनोजिन सीरम के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा ओनली बाय द एब्सेंस ऑफ फिब्रिनोजिन। सीरम कंटेन ऑल अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट ऑफ फिब्रिनोजिन। Fibrinogen is absent in serum because it converted into fibrin during the blood clotting. Thus, serum is equal to plasma minus fibrinogen. फंक्शन ऑफ ब्लड हमारे पास क्या है, न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम इसको ग्रोथ के तौर पे कहते हैं। जितने भी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन वगैरह इंडाइजेस्टेड फूड में से ड्राइव हो रहे होते हैं और जीआई ट्रैक में जाके अब्जॉर्व हो रहे होते हैं और देन पूरी बॉडी के पार्ट्स तक कैरी किए जाते हैं थ्रू द ब्लड फॉर द ग्रोथ एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेटरी फंक्शन वही हमने जैसे देखा था कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कर रहा होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके वापस लंग्स तक लेकर आता है ताकि ब्लड एक्सचेंज का जो गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। एक्सक्रीटरी फंक्शन के तौर पे काम करते हैं। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा टिश्यूज़ में से निकालेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में से जो भी वेस्ट अनवांटेड सब्सटेंस है वो ब्लड के थ्रू रिमूव होंगे और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक जाएंगे जैसे कि किडनी, स्किन, लीवर, ताकि वहाँ पे एक्सक्रीशन हो सके। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम्स है। हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में से, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं। ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन्स के उनके टारगेटेड ऑर्गन और टिश्यूज़ तक, और उसके अलावा ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं एंजाइम्स को। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, बेसिकली वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड इज फ्रीली इंटरचेंजेबल इन विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सो ये रेगुलेशन ऑफ वाटर के लिए भी काम करता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, बेसिकली जो प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन होता है वो एक्ट एज अ बफर ताकि एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट कर सके। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में इसका रोल होता है ताकि हीट लॉस एंड हीट गेन के थ्रू जो है वो हमारा रेगुलेशन थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक चलता रहे। स्टोरेज फंक्शन होता है। वाटर एंड सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय द टिश्यूज़। ब्लड सर्व एज अ रेडीमेड सोर्स फॉर दिस सब्सटेंस। ये सारे सब्सटेंस जो हैं ब्लड के अंदर स्टोर हो जाते हैं ताकि फिर जब चाहिए होते हैं तो ब्लड से वो टेकन कर लेते हैं, लाइक स्टारवेशन और फ्लूइड लॉस की कंडीशन के अंदर। डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। ब्लड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंस ऑफ द बॉडी। वाइट ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन फंक्शन के लिए। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं वो इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं इम्यूनिटी को। जीनोफिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी प्रोटीन। ओके, थैंक यू।